Example 1. The product of two consecutive positive integers is 240. करा है कि दो consecutive positive integer का जो प्रोडक्ट है वो है 240. तो बोला फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस इंटीजर. तो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसका जो रूट है वो इंटीजर होना चाहिए. यहाँ पे दिस इंटीजर लिखा है. दिस इंटीजर का मतलब हुआ कि जो इंटीजर आप मानिएगा ना वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा. तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इंटीजर क्या होता है. इंटीजर आप किसी भी होल नंबर को बोल सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव होल नंबर हो या निगेटिव होल नंबर हो या फिर जीरो हो. जैसे 2, 3, 5 ये क्या है, इंटीजर है. -2, -3, -5 ये सब क्या है, इंटीजर है. जीरो भी इंटीजर है. लेकिन इसमें डेसिमल वाला नंबर कभी भी इंटीजर ना होगा, ना ही फ्रैक्शन वाला नंबर होगा. जैसे 2/3 भी इंटीजर नहीं होगा. अब यदि आप कोई 4/2 लिख देगा तो 4/2 का मतलब तो 2 ही है ना, ये तो हो जाएगा. फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं, जैसे ये पूरा पूरी कट गया तो फिर ये फ्रैक्शन रहा कहाँ, ये तो फिर 2 ही है. तो ये हो जाएगा. बट जो नहीं कटेगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो इंटीजर का मतलब डेसिमल का नंबर और फ्रैक्शन का नंबर नहीं आना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे बोला था कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. जैसे मान लीजिए पहला इंटीजर 4 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. लगातार तो ऐसे ही होगा ना, 4 के बाद ठीक बाद 5. यदि पहला 6 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. यानी उसमें एक ऐड कर देना है. दूसरा इंटीजर प्राप्त कैसे हो रहा है, उसमें पहले वाले में एक ऐड करके. तो यदि आप पहला x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा. क्योंकि सेकेंड इंटीजर जो आ रहा है वो फर्स्ट वाला में 1 ऐड करके ही आ रहा है ना. 4 में 1 ऐड किए तो 5, 6 में 1 तो 7. तो x पहला है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x में 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x + 1. तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा. लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये मान लीजिए x, देन सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये हो जाएगा x + 1. यदि पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x + 1. ये तो आपको क्लियर समझ आ गया. तो अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोला था, तो क्वेश्चन बोला था कि दोनों कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो है 240. तो यहाँ पे दोनों कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को प्रोडक्ट करिए तो ये हो जाएगा x × x + 1. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 240. यहाँ पे हो जाएगा x² + x इक्वल टू 240. 240 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x² + x - 240 इक्वल टू 0. तो हमको बोला था सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होगा, ये हमसे नहीं पूछा. हमसे सिर्फ बोला था फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना था, तो यही आंसर हो जाएगा. एग्जाम्पल सेकेंड. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर. तो बोला कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ. करा कि इस प्लॉट का जो लेंथ है, इस प्लॉट का जो ये वाला जो लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुने से 1 ज्यादा है. ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ. यानी प्लॉट का जो लेंथ है वो ब्रेथ के दोगुना से 1 ज्यादा है. तो हमेशा इसमें 1 से आपको याद रखना है कि जिससे कंपेयर कर देगा ना उसी को आपको x मानना है. जैसे यहाँ पे लेंथ के बारे में बोला था कि लेंथ है जो ब्रेथ के दोगुना से 1 ज्यादा है, जिससे कंपेयर करके बोलेगा उसी को x मानना है. जैसे लेंथ का जो वैल्यू निकलेगा वो लेंथ को किससे कंपेयर किया, ब्रेथ के साथ किया, कि लेंथ का जो वैल्यू होगा वो ब्रेथ के दोगुना से 1 अधिक है. तो यहाँ पे आपको ब्रेथ को x लेट करना होगा. जैसे देखिए ये ब्रेथ है तो मान लीजिए ये x है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ के बारे में बोला था कि लेंथ होगा जो ब्रेथ के दोगुना से, तो ब्रेथ का दोगुना कितना, x का दोगुना 2x, और दोगुना से 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 1 ज्यादा हो जाएगा. यानी लेंथ था जो ब्रेथ के दोगुना से 1 ज्यादा है, तो लेंथ हो जाएगा 2x + 1. तो बोला था फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डिटरमाइन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो बोला कि इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करिए जिससे लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाला जा सके. तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द ब्रेथ इक्वल टू x, देन
लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2x+1। ये 2x+1 कैसे आया आपको समझ आ रहा है? क्योंकि साफ से बोला था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगना से एक अधिक है। तो ब्रेथ था x, तो x का दुगना हो जाएगा 2x, और एक ज्यादा है तो एक ज्यादा है तो एक इसमें ऐड करना होगा ना, तभी ना ये एक ज्यादा होगा। तो लेंथ हो गया 2x+1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे इस प्लॉट का एरिया दे रखा था ना, एरिया दे रखा है 528, और आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया की जगह एरिया का वैल्यू पुट करिए, लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू 2x+1, अब ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 528 इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² + x। अब इसको उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² + x, आइए उधर आएगा तो -528 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 3, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है और इस प्रकार का नंबर है कि उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 12। ठीक है, उसके बाद बोला है वेन 36 एडेड टू द नंबर ऑफ द डिजिट इंटरचेंज देयर पैलेसेज। कहता है जब 36 को उस नंबर में ऐड किया जाता है तो उस नंबर का जो डिजिट है वो अपना पैलेस इंटरचेंज कर लेता है। तो कह रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स इज डिजिट ऑफ द नंबर। तो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसका जो रूट है वही नंबर का डिजिट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करिए, कहा था कि एक 2 डिजिट का नंबर है और इस प्रकार का नंबर है कि उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 12 आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप यदि एग्जाम्पल लेना चाहिए तो जैसे एक 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए 62, तो इसमें 2 डिजिट है, एक है 2 और एक है 6, और यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट करिए 6 × 2, तो यहाँ पे देखिए तो 12 आ रहा है ना। तो मतलब इसी प्रकार से बोला था कि एक ऐसा भी और भी नंबर हो सकता है, जैसे यदि आप इसी का रिवर्स ले लीजिए 26, तब भी यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी दोनों को प्रोडक्ट करिएगा तब भी 12 हो जाएगा। और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है, जैसे यदि आप 4 और 3 ले लीजिए तो यहाँ पे भी दोनों डिजिट को प्रोडक्ट करिएगा 4 × 3 तब भी 12 आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा बहुत नंबर हो सकता है। तो यही बोला था कि एक 2 डिजिट का नंबर है और इस प्रकार का नंबर है कि उसके जब डिजिट को प्रोडक्ट किया जाता है मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 12 आ जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिए, जैसे मान लेते हैं वो नंबर है 62, ठीक है, तो इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट और इसको बोला जाता है टेंस डिजिट। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 12। अच्छा सपोज मान लीजिए कि आपको यूनिट डिजिट पता है, जैसे इसको अभी मिटा देते हैं, जैसे आपको यूनिट डिजिट पता है, ये जो 2 है वो यूनिट डिजिट है, और आपसे पूछेगा कि टेंस डिजिट क्या होगा, ये 62 में ही टेंस डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे निकालिएगा टेंस डिजिट। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा यहाँ पे टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट कैसे निकलेगा, तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है तो उसको उधर भेजिए इस साइड बराबर के उस साइड, तो ये मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/2 दैट मीन 6। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 ही तो है टेंस डिजिट, तो इसी तरीके से इसका टेंस डिजिट निकाला जाएगा यदि यूनिट डिजिट पता हो तब। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 43 ही ले लीजिए 43, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दोनों नंबर को प्रोडक्ट करिएगा तो 12 आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए टेंस डिजिट आपको पता ना हो और यूनिट डिजिट कितना है 3 है इक्वल टू 12, आपसे बोलेगा टेंस डिजिट कितना होगा, तो टेंस डिजिट कितना होगा तो 3 को उधर भेजिए, तो 12/3 डेट मीन्स 4, यहाँ पे 4 भी है तो 4 ही तो आ रहा है। तो इसी तरीके से टेंस डिजिट इसका निकाला जाता है। तो यहाँ पे भी लेट कर लीजिए, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x, ठीक है, एंड नंबर का प्रोडक्ट दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा 12, तो इसका टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, सो टेंस डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/x हो जाएगा। कैसे हुआ समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे आपको पता है ना कि 2 डिजिट के नंबर को यदि आप प्रोडक्ट करें तो एक यूनिट डिजिट रहेगा और एक टेंस डिजिट रहेगा, इतना तो आप कन्फर्म है। अगर 2 डिजिट के नंबर को आप प्रोडक्ट करें तो उसमें एक यूनिट डिजिट रहेगा और एक टेंस डिजिट रहेगा। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट का प्रोडक्ट ही 12 दे रखा था और जिसमें यूनिट डिजिट था x और टेंस डिजिट आपको पता नहीं है तो टेंस की जगह टेंस रहने दीजिए, और यूनिट डिजिट x था और दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो यहाँ से आप टेंस डिजिट निकाल लीजिए, x इधर आ जाएगा 12/x हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो ये नहीं कर रहा है, तो टेंस डिजिट कितना हो जाएगा 12/x हो जाएगा।
तो अब नंबर बनाइए, नंबर क्या हो जाएगा? देखिए नंबर बनाने आपको आता है ना, जैसे आपके पास यदि 2 डिजिट है 2 और 6, मान लीजिए 6 है यूनिट डिजिट और 2 है टेंस डिजिट। अब बोलेगा इससे नंबर बना के बताओ, नंबर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, यूनिट का मतलब 1 होता है और टेंस का मतलब 10 होता है। तो यूनिट का मतलब 1 होता है तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, और टेंस का मतलब 10 होता है तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और प्लस 6, तो ये नंबर बन जाएगा 26। हाँ, यदि इसी को इंटरचेंज कर देगा, 6 को कर देगा यहाँ पे और 2 को कर देगा यहाँ पे, तो डिफरेंट नंबर आ जाएगा। जैसे यदि टेंस के जगह पे 6 कर देगा और यूनिट के जगह पे 2 कर देगा, अब बोलेगा इससे कौन सा नंबर बनेगा? तो इसमें यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करिए और टेंस में 10 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 60 प्लस 2, डेट में 62। तो इस तरीके से नंबर बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, टेंस डिजिट में 10 से और यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 12/x इंटू 10 और प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x ही रहेगा, दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 120/x प्लस x। तो यहाँ पे नंबर यही बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, कहा था कि वेन 36 एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर पहले से। कहता है जब इस नंबर में 36 को ऐड किया जाता है तो इसका डिजिट है जो इंटरचेंज कर लेता है, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो टेंस बन जाएगा और जो टेंस डिजिट है वो यूनिट बन जाएगा। जैसे इंटरचेंज का मतलब तो वही होगा ना। जैसे देखिए यदि आप 24 में 18 ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यदि 24 में आप 18 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे देख रहे थे ये था 24 है, ये आ गया 42। देखिए तो इसका पहले जो है वो डिजिट का पहले से वो इंटरचेंज हुआ कि नहीं हो गया। 4 था यूनिट के जगह पे, यहाँ पे 4 आ गया टेंस के जगह पे, 2 था टेंस के जगह पे, ये चला गया यूनिट के जगह पे। तो यही इंटरचेंज का मतलब होता है जो यूनिट डिजिट रहेगा वो टेंस के जगह पे चला जाएगा, जो टेंस डिजिट रहेगा वो यूनिट के जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस हो जाएगा और जो टेंस डिजिट है वो यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पहले नंबर फॉर्म व्हेन डिजिट इंटरचेंज देयर पहले से, जब डिजिट इंटरचेंज कर लेगा अपना पहले तब कौन सा नंबर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले यूनिट डिजिट था x, तो जो यूनिट डिजिट x था वो हो जाएगा टेंस डिजिट और टेंस डिजिट था 12/x, तो ये हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे इससे नंबर बनाइए। तो नंबर बनाने के लिए तो आपको बताएं वही काम करना है, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12/x में 1 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस 12/x। और यदि आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x² प्लस 12, यानी डिजिट इंटरचेंज होने के बाद यही नंबर बनेगा। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन बोला क्या था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला था कि वेन 36 एडेड टू द नंबर, एडेड टू द नंबर का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल नंबर मेरा था, ओरिजिनल नंबर यही था ना, तो जब इसमें 36 को ऐड किया जाता है तो डिजिट है जो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो था 120/x प्लस x। अब बोला कि जब आप इसमें 36 को ऐड करते हैं तो इस नंबर का जो डिजिट है वो अपना पहले से इंटरचेंज कर लेता है। तो इसका पहले से इंटरचेंज होने के बाद कौन सा नंबर बना था, ये वाला नंबर बना था, और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये दोनों आपस में। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे 24 में आप 18 को ऐड किए थे तो ये आया था 42, ठीक है, तो 42 आया था तो ये अपना पहले से इंटरचेंज कर लिया था। और यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला टर्म इधर ये वाला टर्म, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है ना कि जब नंबर में आप 36 ऐड किए तो अपना पहले से इंटरचेंज कर लिया। अब पहले से इंटरचेंज करने के बाद एक नया नंबर बनेगा जो ये बना, और ये दोनों नंबर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो x एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 प्लस x, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 36x, और इस साइड तो वही रहेगा x 10x² प्लस 12, ये कटेगा x से x, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x², सारा को उस साइड भेज दीजिए, तो 10x² माइनस x², तो ये हो जाएगा 9x², 36 को भी उधर भेजिए तो माइनस 36x हो जाएगा, और 120 को उधर भेजिए तो 12 माइनस 120, तो ये हो जाएगा माइनस 108 इक्वल टू 0। आप चाहिए तो 9 कॉमन भी ले सकते हैं या 9 भी ले सकते हैं,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 4, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ है जो रोहन के एज से 26 ईयर्स ओल्डर है। ओल्डर का मतलब बड़ा है। उसके बाद बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 360। तो बोला फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देयर एज। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिससे उनका एज निकाला जा सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला था कि रोहन का जो माँ का एज है वो रोहन के एज से 26 ईयर ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिए, रोहन के एज से ज्यादा है ना उसकी माँ का एज। तो आपको बताए थे जिससे कंपेयर करके बोलेगा उसी को आपको एक्स मानना है। तो उसकी माँ के एज के बारे में बोला है कि वो उसकी माँ का जो एज है वो रोहन के एज से 26 ईयर ज्यादा है। तो आपको लेट करना है कि जो रोहन का एज हो वो है एक्स ईयर्स। तो लेट रोहन्स एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो यहां पे हो जाएगा देन रोहन्स मदर एज। तो ये कितना हो जाएगा, तो रोहन से 26 ईयर्स बड़ा है। तो ये हो जाएगा रोहन का एज में 26 ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा रोहन के माँ का एज। जैसे मान लीजिए रोहन का एज है 10 ईयर्स और उसकी जो माँ है 26 ईयर्स बड़ा है, तो कितना हो जाएगा उसके माँ का एज। तो 26 इसमें ऐड करिए तो 36 ईयर हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक्स है तो एक्स में 26 ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया उसके माँ का एज। उसके बाद बोला आज से 3 साल के बाद। तो पहले 3 साल बाद तो दोनों का एज निकाल लीजिए। ये अभी प्रेजेंट एज है दोनों का। तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल के बाद रोहन का एज कितना होगा। तो देखिए अभी रोहन का एज है एक्स, 3 साल के बाद कितना होगा, तो 3 साल बढ़ जाएगा। जैसे अभी रोहन का एज है 10 तो 3 साल के बाद कितना होगा, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, दैट में 13। तो इसी प्रकार अभी यदि एक्स है तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो रोहन का एज हो जाएगा एक्स प्लस 3 ईयर्स। उसकी माँ का एज कितना होगा, तो उसका माँ का एज भी 3 साल बढ़ जाएगा। तो अभी है एक्स प्लस 26, इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि आज से 3 साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है 360। तो यहाँ से 3 साल के बाद दोनों का एज यही है ना, एक का है एक्स प्लस 3 और एक का है एक्स प्लस 29। तो दोनों का प्रोडक्ट करिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 और इसका प्रोडक्ट दे रखा था 360। कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहले एक्स को दोनों से और फिर 29 को दोनों से, 29x प्लस 87 इक्वल टू 360। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 को इधर ले आइए तो माइनस 360 हो जाएगा और यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो यह जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 5, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक समान स्पीड, यानी अगर वो 80 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है तो हर जगह वो 80 से ही जा रहा है, अगर 100 से जा रहा है तो हर जगह उसका स्पीड 100 किलोमीटर ही है, बराबर है। इसके बाद बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यह ट्रेन है जो 3 घंटा ज्यादा समय लेता है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सेम डिस्टेंस का मतलब ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने में इसको 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो कह रहा फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है। तो देखिए जाहिर सी बात है यदि आप ट्रेन के स्पीड को कमा दीजिएगा और डिस्टेंस उतना ही कवर करना है तो ज़्यादा टाइम तो लेगा ही लेगा, ये तो आपको समझ आ रहा है। और डिस्टेंस कितना है तो 480 किलोमीटर है। तो जैसे यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 480 किलोमीटर। और बोला था कि ट्रेन है जो एक समान स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट द यूनिफॉर्म स्पीड
ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आपको एक वेरिएबल लेट करना होगा, तो आप मान लीजिए जो ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और इस यहाँ पे बोला था कि उसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन अ स्पीड इज डिक्रीज्ड, तो जब स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाता है तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, पहले था x, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो 8 कम जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहा था कि यदि इसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो ये ट्रेन 3 घंटा ज्यादा टाइम लेता उसी डिस्टेंस को कवर करने में, यानी पहले ट्रेन जितना टाइम ले रहा था उससे 3 घंटा ये अब ज्यादा टाइम लेगा। जैसे मान लीजिए पहले अगर ये x किलोमीटर के स्पीड से जा रहा था तो मान लीजिए यदि ये 5 घंटा ले रहा था, ठीक है, तो अब ये 3 घंटा और ज्यादा लेगा। डेट मीन्स यदि आप इसके स्पीड को कमा दिए तो अब ये 8 घंटा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना। तो पहले ये कितना टाइम ले रहा था वो आप निकाल लीजिएगा तब ना, पहले ये कितना टाइम ले रहा था, तो पहले जा रहा था x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन स्पीड x। तो पहले ये टाइम ले रहा था इतना आवर, लेकिन अब ये कितना टाइम लेगा, तो अब ये टाइम लेता है 3 घंटा ज़्यादा, तो 3 घंटा ज़्यादा, तो पहले ले रहा था इतना तो इससे 3 घंटा ज़्यादा लेगा, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3। इसे आपको आ रहा है समझ में, जैसे पहले 5 घंटा ले रहा था, अब आप स्पीड को कमा दिए तो 3 घंटा ज्यादा ले रहा, तो 8 घंटा लेगा, पहले जितना ले रहा था उससे 3 घंटा ज्यादा लेगा। तो उसी प्रकार पहले कितना टाइम ले रहा था, तो यहां से हमको पता चला पहले ले रहा था 480 अपॉन x आवर, अब 3 घंटा ज्यादा लेगा, तो इसमें 3 घंटा ऐड कर दीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 केस आ गया, यदि ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, और यदि इसके स्पीड को कमा दिया जाए तो फिर ये इतना टाइम ले रहा है। लेकिन दोनों केस में आप देखिए कि डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, दोनों केस में ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर ही कवर कर रहा है ना। हाँ, टाइम आगे पीछे लग, किसी में टाइम कम लग रहा है, किसी में टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही कवर कर रहा है। तो इसी कारण हो गया डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इधर भी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो स्पीड यहाँ पे देखिएगा, जब स्पीड है x तो टाइम है 480 अपॉन x, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x, और टाइम की जगह हो जाएगा 480 अपॉन x, और यहाँ पे नीचे आइए, जब स्पीड है x माइनस 8 तो इसका टाइम है 480 अपॉन x प्लस 3। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, x से x कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया 480, और इस साइड देखिए यहाँ पे x माइनस 8 है, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो x हो जाएगा 480 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू 480 ये हो जाएगा 480x, और इक्वल टू यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 480 को पहले दोनों से करिए तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 3840। इसके बाद 3x को करिए दोनों से, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24x। कैलकुलेट करिए, यहाँ पे क्या करिए आप पहले देखिए, ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बच गया, और इधर देखिए अरेंज करके लिखिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहिए तो उलट के भी इसको लिख सकते हैं, आपका मर्जी, या फिर आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से। जैसे आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 0/3 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 6, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 2 स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो है 468 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 2 स्क्वायर है, दोनों के एरिया का जो सम आएगा वो टोटल आएगा 468 मीटर स्क्वायर। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, उसके ये दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो है 24 मीटर। तो बोला फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर।
तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिससे दोनों स्क्वायर के साइड को फाइंड आउट किया जा सके। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप इसके साइड को x मान लेते हैं तो सारा साइड x हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर बताइए, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और यहाँ पे हमको बोला था कि दोनों का जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो है 24 मीटर, यानी दोनों का जो पेरीमीटर आएगा उसका अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो आएगा 24 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे दो नंबर का डिफरेंस अगर कुछ दे रखे ना, जैसे देखिए मान लीजिए 2 नंबर है, और जैसे मान लीजिए 2 नंबर का डिफरेंस है 3, ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर का डिफरेंस है 3 और मान लीजिए पहला नंबर है 15, तो दूसरा नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपके पास है, अगर 2 नंबर का डिफरेंस है 3 और पहला नंबर है 15 तो दूसरा नंबर 18 भी हो सकता है, या फिर पहला नंबर 15 है तो दूसरा नंबर 12 भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है दूसरा नंबर निकालने के लिए, ठीक है। यदि 2 नंबर का डिफरेंस है 3 और एक नंबर है 15 तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, दूसरा नंबर 18 भी हो सकता है यानी इससे 3 ज्यादा या फिर इससे 3 कम। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालिए ना, 18 माइनस 15 करिए तब भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस 12 करिए तब भी 3 ही आएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, तो जब भी डिफरेंस बोले ना तो आपके पास हमेशा दो पॉसिबिलिटी रहता है, और यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक नंबर है x, जैसे 2 नंबर का डिफरेंस है 3, ठीक है, और यदि एक नंबर है x तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर या तो x प्लस 3 होगा, इस नंबर से 3 ज्यादा, या फिर दूसरा नंबर क्या होगा, तो इस नंबर से 3 कम, x माइनस 3। ये से आपको समझ में आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और समझ में आना ही चाहिए। यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर 2 नंबर का डिफरेंस 3 है और उसमें से एक नंबर है 15 तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर या तो इससे 3 ज्यादा होगा या तो इससे 3 कम होगा, तभी ना 3 का डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, तो या तो 3 ज्यादा या तो 3 कम, बस ये चीज दिमाग में अटा लीजिए। तो यहाँ पे भी वही काम, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो x से 3 ज्यादा डेट मीन्स x प्लस 3, या फिर x से 3 कम डेट मीन्स x प्लस 3। तो या तो दूसरा नंबर को x माइनस 3 मानिए या फिर दूसरा नंबर को x प्लस 3 मानिए। तो यहाँ पे देखिए दो स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 दे रखा था और एक का पेरीमीटर है 4x। यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा 24 और एक पेरीमीटर है 4x, तो दूसरा पेरीमीटर क्या होगा, तो दूसरा पेरीमीटर होगा इससे 24 ज्यादा या फिर इससे 24 कम, 4x माइनस 24। अरे आपको बात समझ में, जैसे यहाँ पे आप देखे थे ना दूसरा नंबर कैसे निकला था, या तो उससे 3 ज्यादा या तो उससे 3 कम, 15 माइनस 3 12। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे डिफरेंस है 24, तो जो दूसरा नंबर होगा वो पहला जो जैसे दूसरा जो पेरीमीटर होगा वो पहला पेरीमीटर से 24 ज्यादा होगा या फिर पहला पेरीमीटर से 24 कम होगा, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आप कोई ही मान लीजिए, तो इसका पेरीमीटर, ये सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, या तो 4x प्लस 24 होगा या फिर 4x माइनस 24 होगा। तो हम प्लस वाला ही लेते हैं, आप कोई भी लीजिएगा आंसर सेम आएगा। तो जब पेरीमीटर आ गया 4x प्लस 24 तो साइड नहीं निकाल लीजिएगा। आपको पता है ना ये जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, यही होता है ना, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। और जब आपको पेरीमीटर पता चल गया इस स्क्वायर का तो साइड नहीं निकाल लीजिएगा, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 4x प्लस 24, ठीक है। यहाँ पे 4x प्लस 24 की जगह वही रहा है, पेरीमीटर की जगह 4 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड निकाल लीजिए सेकंड वाला स्क्वायर का, तो साइड हो जाएगा, ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 6 और ये 4 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड का साइड आ जाएगा x प्लस 6। तो कैसे आया आपको पता चल रहा है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। और इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला था कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468, 2 स्क्वायर के एरिया का सम है 468। तो यहाँ पे देखिए पहला का साइड था x और दूसरा का साइड आया है x प्लस 6, तो दोनों का एरिया नहीं निकालिएगा। जब इसका साइड है x तो इसका एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो x स्क्वायर, और इसका साइड आया x प्लस 6 तो इसका एरिया कितना हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब बोला था दोनों के एरिया का जो सम है वो है 468, तो ये हो जाएगा इसका सम 468 के इक्वल। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 468।
तो ये हो गया 2x² प्लस 12x, और इसको इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा -430x और प्लस 36, तो ये हो जाएगा -432 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0, और 2 इधर आके 0/2 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x² प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 7, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। कह रहा है कि 2 वाटर टैप है जो एक टैंक को एक साथ इतना घंटा में फिल कर देता है, मतलब पूरा भर देता है। इसके बाद बोल रहा है द लार्जर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। कह रहा है कि जो लार्जर टैप है वो 10 घंटा कम समय लेता है, किससे? तो स्मॉलर टैप से, टू फिल द टैंक सेपरेटली, जब उसको अलग अलग खोला जाता है तब। और ऐसे भी सोचने वाला चीज़ है, जो लार्जर टैप रहेगा वो 10 घंटा, मतलब टाइम तो कम ही लेगा ना स्मॉलर वाला से। तो वहीं बोला था कि जो लार्जर है वो 10 घंटा कम समय लेता है स्मॉलर से, जब अलग अलग टैंक को भरा जाता है तब। तो बोला कि फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिससे हमको पता करना है कि अलग अलग टैंक को भरना है तो कितने टाइम में ये टैंक को भर देगा। तो मेरे रूप से हमको बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करिए। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करिए। जैसे देखिए 2 टैप है, ठीक है, इससे भी पानी निकल रहा और इससे भी पानी निकल रहा, और नीचे एक इस प्रकार का टब रखा हुआ है, दोनों से पानी निकल रहा, और बोला गया कि 5 घंटा में 5 आवर्स में ये टब पूरी तरह पानी से भर जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला नल है और ये जो सेकेंड नल है दोनों 5 घंटा तक चालू था। जब दोनों नल से पानी गिरा ये 5 घंटा में टब पूरा भर गया पानी से। इसका मतलब 5 घंटा ये भी चालू था और 5 घंटा ये भी चालू था, मतलब दोनों 5-5 घंटा चालू था, और दोनों मिलके 5 घंटा में पूरा एक टब को पूरी भर दिया। तो यहाँ भी वही चीज बोला था कि 2 वाटर टैप है वो एक साथ मिलकर किसी टैंक को, मतलब एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर में भर देता है। इसका मतलब पहला टैप भी इतना घंटा तक खुला हुआ था, दूसरा टैप भी इतना घंटा तक खुला हुआ था। तो इसको आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टैप और प्लस सेकेंड टैप, दोनों टैप था जो कितना घंटा खुला था 9 होल 3/8, इसको आप तोड़िएगा तो यह आ जाएगा 75/8। यानी इसका मतलब हो कि पहला जो टैप था वो इतना घंटा खुला था और दूसरा भी था जो इतना घंटा खुला था। जैसे यहाँ पे समझिए पहला 5 घंटा खुला था तो ये भी 5 घंटा और दूसरा भी 5 घंटा खुला था, तो ये सेकंड भी 5 घंटा खुला था, और दोनों मिल के पूरा एक ये जो टब था इसको पूरी भर दिया था। तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, पहला नल भी 5 घंटा खुला था और दूसरा नल भी 5 घंटा खुला था, और फिर दोनों मिलकर एक साथ पूरा एक टैंक को या एक टब को पूरी भर दिया, और यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू 1। तो यहाँ भी वही काम करें, पहला टैप भी इतना घंटा खुला था और सेकंड टैप भी इतना घंटा खुला था, तो दोनों में 75/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों मिलकर पूरे एक टैंक को पूरी भर देता है, तो इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो पहले इसको आप समझने का कोशिश करिए। इसके बाद देखिए बोला था कि द लार्जर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। करा कि जो लार्जर टैप है वो 10 घंटा कम समय लेता है, किससे? तो स्मॉलर से। तो जिससे बोलेगा कंपेयर करके उसी को एक्स माना है, तो स्मॉलर टैप से बोला है ना कि स्मॉलर टैप से 10 घंटा कम टाइम लेता है। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स एक्स आवर, यहाँ पे जिससे कंपेयर करेगा उसी को एक्स मानना है। यहाँ बोला था कि स्मॉलर टैप से एक्स घंटा कम समय, ये 10 घंटा कम समय लेता है, तो यहाँ पे मान लिया लेट द स्मॉलर टैप टेक्स एक्स आवर, देन यहाँ पे हो जाएगा द लार्जर टैप टेक्स, ये कितना ले लेगा? तो 10 घंटा कम लेता है ना, तो इससे 10 घंटा कम, तो इसमें 10 माइनस कर लीजिए, तो ये लेगा x माइनस 10 आवर। इतना तो आ रहा है आपको समझ में। स्मॉलर टैप ले रहा है x घंटा, तो लार्जर लेगा x माइनस 10 आवर। और यहाँ पे एक चीज और जोड़ दीजिएगा, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर टू फिल द टैंक सेपरेटली, टू फिल अ टैंक सेपरेटली। यहाँ पे भी इसमें भी जोड़ दीजिएगा, टू फिल अ टैंक सेपरेटली। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो स्मॉलर टैप है वो x घंटा में एक टैंक को पूरी भर देता है, और जो लार्जर टैप है वो x माइनस 10 आवर्स में पूरी एक टैंक को भर देता है। तो अब यहाँ से देखिए, सो
सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। तो कह रहा है कि स्मॉलर टैप है जो 1 घंटा में टैंक का कितना पार्ट भरेगा। जैसे यहाँ पे समझने का आप प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए ये एक टैप है, इससे पानी गिरा और यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है। मान लेते हैं इसका कैपेसिटी है 10 लीटर का, ठीक है, और यहाँ पे इसका कैपेसिटी है 10 लीटर का। और मान लीजिए कि ये जो टैप है वो इसको 5 घंटा में पूरा पूरी भर देता है। इसका कैपेसिटी है 10 लीटर का, ये टैंक, ये जो टैप है वो 5 घंटा में इसको पूरा पूरी भर देता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि 1 घंटा में ये कितना भरेगा, कितना हिस्सा इसका भरेगा। तो जैसे आपको पता है कि 5 घंटा में ये 10 लीटर को पूरा पूरी भर देता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 10/5 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 लीटर। यानी 1 घंटा में ये 2 लीटर भरेगा, 2 घंटा में 4, फिर 3 घंटा में 6, इस तरीके से ये जाएगा। और यदि इसी को आपको बोल देगा इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है और यहाँ पे टैप से पानी गिरा और बोल रहा है कि ये 5 घंटा में इसको पूरा, यहाँ पे इसको कैपेसिटी आपको नहीं बताया कि के लीटर का है, सिर्फ आपको पता है कि 5 लीटर में ये पूरा पूरी भर जाता है। तो आपसे ये 5 घंटा में ये पूरा पूरी भर जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 घंटा में कितना भरेगा, तो आपको पता है ये 5 घंटा में ये पूरा जो टैंक है, डेट मीन्स ये पूरा पूरी भर जाता है। तो इसको आप ओवन ही लिखेगा ना, ये 5 घंटा में पूरा पूरी भर जाता है, डेट मीन्स ओवन। ओवन का मतलब ये पूरा पूरी भर गया, ये जो टैंक के बारे में बोला। तो 1 घंटा में कितना भरेगा भाई, तो 1 घंटा में भरेगा 1/5, इतना पार्ट भरेगा ना इसका। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज, ये जो स्मॉलर टैप था वो 1 घंटा में पूरा पूरी भर दे रहा था। यहाँ पे समझिए, ये 1 घंटा में पूरा एक टैंक को क्या कर दे रहा था, भर दे रहा था। तो यहाँ पे पूछा 1 घंटा में ये टैंक का कितना पार्ट भरेगा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x ही भरेगा ना। तो ये हो जाएगा 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x। उसी प्रकार लार्जर वाला निकालिए। तो लार्जर टैप है वो 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा। तो आपको पता है कि जो लार्जर टैप है वो टोटल टाइम कितना लेता है, x - 10 आवर। ये x - 10 आवर में पूरा एक टैंक को भर देता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में ये हो जाएगा 1/x - 10, इतना ही पार्ट भरेगा। तो ये हो जाएगा 1/x - 10, इतना पार्ट। और ये दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे था स्टार्टिंग में फर्स्ट टैप प्लस सेकेंड टैप और इनटू था 75/8 = 1, यही था ना। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए ये जो पार्ट आया है, मतलब 1 घंटा में इतना भरा। जैसे यहाँ पे आप सोचिए ना कि पहला टैप भरा जो खुला हुआ था 75/8 आवर खुला हुआ था, और सेकेंड टैप भी खुला हुआ था 75/8 आवर, और दोनों मिलकर पूरा एक टैंक को भर दिया था। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि 1 घंटा में ये भर रहा है 1/x पार्ट। तो 75/8 आवर में कितना भरेगा, तो 75/8 × 1/x हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी ये भरा 1 घंटा में इतना पार्ट, मतलब 1 घंटा में इतना पार्ट, तो 75/8 आवर में कितना भरेगा, तो इसमें भी 75/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों मिलकर पूरा एक को भर देगा। तो इसी कारण ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो रहा है। तो इसको आप प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करिए, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा इसको इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 75 × 1, नीचे भी कुछ नहीं तो 1 ही है ना। तो 8 ऊपर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो x × x - 10, x से x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x - 10, और x - 10 से x - 10 कटेगा तो यहाँ पे आएगा +x = 8/75। यहाँ पे देखिए ऊपर में हो जाएगा 2x - 10, और नीचे में मल्टीप्लाई करिए तो x² - 10x = 8/75। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए तो x - 5 हो जाएगा, और नीचे तो वहीं रहेगा x² - 10x = 8/75। ये कट जाएगा 4 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये हो जाएगा 4x² - 40x, और 75 से इधर करिए तो ये आ जाएगा 75x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 375। तो ये हो जाएगा 4x², 75x को इधर लाइए तो -40x - 75x, दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा -115x, और ये +375 इधर, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 375, आई साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।